आज हम पढ़ते हैं रेशम के तंतु का उत्पादन तथा उसकी विशेषताएं। मैन्युफैक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क फाइबर। रेशम का तंतु रेशम के कीड़े के लेसदार स्राव से बनता है, इसलिए इसे जांतव तंतु कहते हैं। रेशम बहुत ही कोमल, आकर्षक, चिकना, चमकीला, मजबूत तथा उत्कृष्ट तंतु है। सब प्रकार के तंतुओं से श्रेष्ठ होने के कारण रेशम को वस्त्रों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। रेशम के उत्पादन के लिए सबसे पहले शहतूत के वृक्षों की खेती की जाती है, क्योंकि रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। इसलिए रेशम के उत्पादन के लिए शहतूत के वृक्षों की खेती करना आवश्यक है। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े पालना। रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। रेशम के कीड़ों को पालने के दो कारण होते हैं। एक, रेशम का उत्पादन, दूसरा रेशम के और कीड़ों को प्राप्त करना। चित्र की सहायता से हम समझते हैं कि रेशम के कीड़ा जो है ये 4 अवस्थाओं में से गुजरता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा व कीड़ा। रेशम के स्वस्थ कीड़ों को प्राप्त करने के लिए नियंत्रित वातावरण में पाले गए कुछ कीड़ों के प्यूपा को कीड़ा बनने की अवस्था तक जीवित रखा जाता है। रेशम के कीड़े की आयु केवल 2 महीने की ही होती है। तो एक समय में एक रेशम के कीड़े की मादा 350 से 400 अंडे देती है। ये अंडे एक विशेष प्रकार के कागज पर दिलवाए जाते हैं। इन अंडों को 6 सप्ताह तक ठंडे स्थान पर रखा जाता है। इसके पश्चात अंडों को कागजों सहित गर्म पानी से धोया जाता है। अंडों को इकट्ठा करके नियंत्रित तापमान, पर्याप्त रोशनी, धूप तथा नमी में तब तक रखा जाता है जब तक उनमें से लार्वा न निकल आएं, और इस प्रक्रिया में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। अंडों से लार्वा विशेष प्रकार की चटाइयों पर निकाले जाते हैं। लार्वा कुल 4 बार अपनी त्वचा त्याग देता है, और जब वो चौथी अवस्था के अंत में अपनी त्वचा उतारता है तो उसके बाद वह गोलाकार रूप में 8 की आकृति बना लेता है। इस समय लार्वा के मुख के पास लगी 2 ग्रंथियों में से गोंद जैसा गाढ़ा लार निकलने लग जाता है। इसलिए कीड़ों से दोहरा धागा बाहर आता है, क्योंकि 2 ग्रंथियों में से निकल रहा है, तो इसलिए कीड़ों से दोहरा धागा बाहर आता है। लार्वा इस लार से अपने इर्द गिर्द मूंगफली जैसा खोल बना लेता है, जिसे कोकून कहते हैं। इस लार में रेशम का तंतु होता है, जिसे फाइब्रोइन कहते हैं। इसके धागे एक गोंद, जिसका नाम है सेरेसिन, इसकी सहायता से आपस में जुड़े होते हैं। फाइब्रिन जो है वह वायु के संपर्क में आकर कठोर हो जाता है। कीड़ा स्वयं को इस पदार्थ से पूरी तरह से ढकता जाता है। जब कोकून बनने का काम पूरा हो जाता है तो लार्वा 10 से 15 दिन तक सोता है तथा इस बीच कुछ नहीं खाता। इसके बाद वह प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। यदि प्यूपा को छेड़ा न जाए तो 2 सप्ताह में यह कीड़े के रूप में परिवर्तित होकर और खोल तोड़कर बाहर निकल जाता है। किंतु कोकून के टूटने से रेशम के तंतु असमान भाग में टूट जाते हैं और इन तंतुओं का प्रयोग करना संभव नहीं होता। इसलिए रेशम के लंबे तंतु प्राप्त करने के लिए कीड़े को प्यूपा अवस्था में ही मार दिया जाता है। कुछ प्यूपा को केवल इसलिए पाला जाता है कि उनसे आगे अंडे प्राप्त किए जा सकें।
कोकूनों की प्राप्ति के बाद कोकूनों की छटाई की जाती है। रेशम के विभिन्न किस्में प्राप्त करने के लिए कोकूनों को उनके आकार, रचना, रंग तथा आकृति के अनुसार छटाई की जाती है। यह छटाई निम्न प्रकार से की जाती है: लंबे तंतु वाले कोकून, छोटे तंतु वाले कोकून व वे कोकून जो धागा बनाने के लिए अनुपयोगी होते हैं। तो इस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं कि कोकूनों की छटाई की जा रही है और उन्हें उनकी लंबाई के अनुसार उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा रहा है। कोकूनों की छटाई के पश्चात उनका शुद्धिकरण किया जाता है। कोकूनों से रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए इन्हें उबलते हुए साबुन युक्त पानी में डाल दिया जाता है। इससे जो कोकून के अंदर के प्यूपा होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तंतु जिस गोंद जैसे पदार्थ की सहायता से कोकून के साथ जुड़े होते हैं वह भी नर्म हो जाता है और इसलिए तंतु आसानी से कोकून से अलग हो जाते हैं। फिर नर्म हुए कोकून के ऊपर हल्का सा ब्रश फेरकर तंतु का सिरा ढूंढ लिया जाता है। ब्रश करने से तंतु में से अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि कोकून को उबलते हुए पानी में से निकाला है और फिर आपको अंदर का प्यूपा नष्ट यानी मरा हुआ दिखाई देता है। सिरे को ढूंढने के पश्चात धागे को लपेटा जाता है यानी रीलिंग द फिलामेंट। कोकून्स से धागों का सिरा मिलने के पश्चात लगभग 3 से 10 धागों के सिरों को एक साथ खींचकर चरखी पर लपेटा जाता है। तो 3 से 10 धागे एक साथ खींचे जाते हैं और उन्हें चरखी पर लपेटा जाता है ताकि फिर इच्छा अनुसार धागे की मोटाई प्राप्त की जा सके। इन धागों को जो लपेटने वाला फ्रेम होता है उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है। फिर उन धागों को सभी को उस छिद्र में से गुजारा जाता है ताकि सभी धागे एक ही मजबूत धागा बन जाएं। इस प्रक्रिया से धागे जमे हुए तथा चिकने हो जाते हैं। लपेटते समय अगर धागा टूट जाता है तो कोकून का रेशा खत्म होने लगता है तो मिश्रित सूत में से नए धागे का सिरा जोड़ दिया जाता है। धागे लपेटने की इस क्रिया को रीलिंग कहते हैं। जब धागे को लपेटा जाता है तो वह अपने आप ही धागा सूखता जाता है। अगर वह न सूखे तो उसे कृत्रिम साधनों से सुखाया जाता है। लेकिन धागे को लपेटते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि धागा खींचते समय वह टूटे नहीं। इसलिए इस कार्य के लिए अनुभवी कारीगरों की आवश्यकता होती है और रीलिंग के समय यानी लपेटने के समय धागे को और मजबूत बनाने के लिए उसमें कुछ ऐंठन भी दी जाती है। नेक्स्ट है कपड़े की बुनाई करना यानी वीविंग ऑफ क्लॉथ। जब धागे को फिरकी या बॉबिन पर लपेटा जाता है तो उसे आवश्यकता अनुसार ऐंठन दी जाती है। जब सूत लच्छी के रूप में आ जाता है तो उसे कपड़ा बनाया जाता है। हथकरघों पर या मशीन पर यह कपड़ा बुना जाता है। गोंद उतारना डीगमिंग। बुने हुए कपड़े में लगभग 30 से 35% तक गोंद होती है। इसे कपड़े की बुनाई के पश्चात ही निकाला जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, गोंद निकालने के लिए रेशमी कपड़े को साबुन वाले पानी में उबाला जाता है। इससे रेशम की सारी गोंद निकल जाती है और कपड़ा मुलायम, हल्का व चमकदार हो जाता है। नेक्स्ट, रेशम को भारी बनाना। तो गोंद उतारने के पश्चात रेशम को भारी बनाया जाता है। वेटिंग ऑफ सिल्क।
जब रेशम में से गोंद निकाल दी जाती है तो उसके भार में 20 से 30% तक कमी आ जाती है। तो इसीलिए रेशम को भारी बनाते हैं। रेशम को कई अवस्थाओं में भारी बनाया जा सकता है, जैसे कि धागे की अवस्था में, वस्त्र की अवस्था में या रंगाई की अवस्था में। रेशम को 2 प्रकार से भारी बनाया जा सकता है। नंबर 1, रेशम के धागों में धातुओं के अवशोषण से, बाय अब्जॉर्बिंग मेटल्स इन सिल्क। रेशम के रेशों में धातुओं जैसे टिन लोहा के प्रति सादृश्यता होती है, अतः रेशम के धागों में इन धातुओं को अवशोषित करा दिया जाता है। इससे रेशम के मूल्य में तो कमी हो जाती है, किंतु वस्त्र जो है वो थोड़ा भारी तैयार होता है। लेकिन इससे बना हुआ रेशम उतना टिकाऊ नहीं होता जितना कि शुद्ध रेशम। अधिक भारी करने से इसमें दरारें भी पड़ सकती हैं और पसीने व धूप से इसके तंतु कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी प्रकार है कपड़ों को अकार्बनिक नमक के घोल में से निकालने से, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट। 15% सांद्रता वाला स्टैनिक क्लोराइड का घोल सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला नमक है। तो रेशम को भारी बनाने के लिए स्टैनिक क्लोराइड का घोल सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। यह नमक धोने पर नहीं निकलता तथा कपड़े का भार बनाए रखता है। इस प्रक्रिया का प्रयोग सभी प्रकार के रेशमी वस्त्रों के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, विरंजन, ब्लीचिंग। तो जैसे जैसे रेशम का रेशे से लेकर कपड़ा बुनता है, डीगमिंग, भारीकरण किया जाता है, तो इन प्रक्रियाओं में से निकलने से रेशम पर दाग धब्बे आ जाते हैं। उन सबको हटाने के लिए उसे ब्लीच किया जाता है और रेशम को ब्लीच करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग के पश्चात रंगाई की जाती है। रेशम में रंगों के प्रति अच्छी सादृश्यता होती है और सबसे अच्छी सादृश्यता इसकी एसिड डाइज यानी अम्लीय रंगों के प्रति है। अम्लीय रंग वस्त्र धोने पर भी पक्के रहते हैं तथा कपड़ों में चमक भी बनी रहती है। छपाई, अच्छे रंग चढ़ने के कारण रेशमी कपड़ों की छपाई भी अच्छी होती है। साधारणतः रेशम को पहले रंगा जाता है, फिर उसकी छपाई की जाती है, यानी पहले डाई करके फिर उसके ऊपर उस पर प्रिंटिंग की जाती है। परिष्कृति, अब मार्केट में कपड़ा भेजने के लिए उसको परिष्कृत किया जाता है, यानी उस पर बहुत सारी परिसज्जाएं की आवश्यकता होती है, तभी कपड़ा मार्केट में दिया जाता है। रेशम में प्राकृतिक चमक, कोमलता तथा आकर्षण इतना अधिक होता है कि इसे फिनिशिंग की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, किंतु इसको अलग अलग रूप देने के लिए कुछ परिसज्जाएं की जाती हैं, जैसे कि प्रेस करना, कड़ा करना तथा रोए उठाना। रेशम के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिल्क। रेशम 2 प्रकार का होता है, स्वनिर्मित रेशम यानी वाइल्ड सिल्क, उत्पादित रेशम यानी कल्टिवेटेड और रॉ सिल्क। स्वनिर्मित अथवा स्वयं पैदा किया हुआ रेशम, जिसे वाइल्ड सिल्क कहते हैं, इस रेशम के कीड़े पाले नहीं जाते। इसके कीड़े अधिकतर ओक या अरंडी के वृक्षों पर पलते हैं। इन कीड़ों के कोकून में से निकला हुआ रेशम कड़ा, मोटा, खुरदरा तथा कम चमक वाला होता है। इसका कारण है इन कीड़ों को अच्छा आहार न मिलना। यह रेशम घटिया किंतु मजबूत होता है तथा दूसरे रेशम के मुकाबले में सस्ता मिलता है।
इसकी धुलाई व देखभाल करना भी आसान है। यह रेशम वाइल्ड सिल्क जो है ये 2 प्रकार का होता है, मूंगा रेशम व अरंडी रेशम। ओक के वृक्षों में टैनिक एसिड होता है, इसलिए इस प्रकार की रेशम से बना हुआ धागा भूरा दिखाई देता है। इस रेशम को या तो प्राकृतिक रंग में ही रहने दिया जाता है या इस पर गहरे रंग चढ़ाए जाते हैं। मूंगा व अरंडी में से मूंगा रेशम की किस्म अधिक अच्छी मानी जाती है। इसकी देखभाल तथा धुलाई करना आसान होता है। उत्पादित रेशम, कल्टिवेटेड सिल्क। इस रेशम के कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। इससे बना तंतु कोमल, एक समान, मजबूत तथा सफ़ेद रंग का होता है और इन तंतुओं से बने हुए कपड़े भी अच्छी किस्म के होते हैं। यह रेशम भी 2 प्रकार का होता है, लपेटा हुआ रेशम यानी रिल्ड सिल्क और दूसरा कता हुआ अथवा बटा हुआ रेशम यानी स्पन सिल्क। रिल्ड सिल्क, इसका तंतु लंबा, कोमल, मजबूत तथा चमकदार होता है, इसलिए इससे बने हुए वस्त्र महंगे मिलते हैं। और जो स्पन सिल्क है इसके तंतु छोटे तथा टूटे फूटे होते हैं, क्योंकि इनके कोकून्स में से कीड़े बाहर आकर तंतु तोड़ देते हैं। इन टूटे हुए कोकून को मसाले की सहायता से पकाया जाता है तथा इनके अंदर से रेशे निकाले जाते हैं। तो जब ये छोटे तथा टूटे फूटे होते हैं, इस कारण से इन तंतुओं को रील पर लपेटना संभव नहीं होता और इसीलिए इनकी रुई की तरह कताई की जाती है। इस कताई किए हुए धागे से फिर कता हुआ रेशम तैयार किया जाता है। आइए अब हम रेशम की विशेषताएं अथवा गुण पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, भौतिक विशेषताएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, संगठन अथवा संरचना, कंपोजिशन। रेशम के रेशे मुख्यतः फाइब्रोइन नाम के प्रोटीन व सेरेसिन नाम की गोंद के बने हुए होते हैं। सेकंड, सूक्ष्मदर्शी संरचना, माइक्रोस्कोपिक कंपोजिशन। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर रेशम का तंतु चमकदार दोहरे रेशों से मिलकर बना दिखाई देता है। ये दोहरे रेशे रेशम के कीड़े के सिर पर स्थित 2 ग्रंथियों से साथ साथ निकलते हैं। फिर ये रेशे मुंह के पास एक सांझे छिद्र के रास्ते से निकलकर तथा सेरेसिन नामक गोंद के द्वारा चिपककर एक हो जाते हैं। लंबाई, लेंथ ऑफ द फाइबर। प्राकृतिक तंतुओं में केवल रेशम ही ऐसा तंतु है जो लंबे तंतु के रूप में प्राप्त होता है। इसके तंतु की लंबाई 800 गज से लेकर 1200 गज तक हो सकती है। लपेटे हुए रेशम यानी रील्ड सिल्क के तंतु अधिक लंबे होते हैं, इसलिए वे चिकने, आकर्षक तथा उनसे चमकीले वस्त्र तैयार होते हैं। और जो रील्ड सिल्क है स्पन सिल्क है यानी कता हुआ रेशम, उसके तंतु छोटे होते हैं क्योंकि ये टूटे हुए कोकून्स से बनते हैं, इसलिए इन्हें काटकर इनसे वस्त्र बनाया जाता है। अवशोषकता तथा नमी का प्रभाव, अब्जॉर्बेंसी एंड इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। नमी का रेशम के तंतु पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु अधिक समय तक नमी में रहने से रंगीन रेशम का रंग भद्दा हो जाता है। रंग, कलर। उत्पादित रेशम कल्टीवेटेड सिल्क का रंग सफ़ेद से क्रीम होता है तथा जंगली रेशम का रंग भूरा होता है। चमक, लस्टर। ये तो आप भी जानते हैं कि रेशम के तंतु में बहुत चमक होती है,
इसके ऊपर से गोंद हटा देने से इसकी चमक और भी बढ़ जाती है। मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। सभी प्राकृतिक तंतुओं की तुलना में रेशम सबसे अधिक मजबूत तंतु है। इसकी मजबूती इसकी लंबाई के कारण होती है। संकुचन, श्रिंकेज। रेशमी वस्त्रों पर नमी का हानिकारक प्रभाव नहीं होता, इसलिए ये वस्त्र धोने से सिकुड़ते या फैलते नहीं हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तन्यता, इलास्टिसिटी। रेशम में तन्यता पाई जाती है। खींच कर छोड़ने पर यह धीरे धीरे अपने पहले वाले आकार में आ जाता है। लचक, रेजिलियंसी। रेशम के तंतु में लचक का गुण होता है। लपेटे हुए रेशम तथा जंगली रेशम में लचक अधिक होती है, किंतु जो रेशम भारी की गई हुई होती है तथा कती हुई होती है, उस प्रकार के रेशम में लचक कम होती है। ताप का संचालन, कंडक्टिविटी ऑफ हीट। सिल्क का तंतु ताप का कुचालक है, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तथा ये शरीर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देता, इसीलिए हम सर्दियों में इसे पहनते हैं। घर्षण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। रगड़ने से रेशम के कोमल तथा चमकदार तंतुओं को हानि पहुंचती है, इसलिए इन्हें धोते समय हम रगड़ते नहीं हैं, बल्कि हल्का हल्का दबाव देकर धोते हैं। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। साधारण ताप से सिल्क के तंतुओं को कोई हानि नहीं पहुंचती, किंतु अधिक ताप रेशम के कोमल तंतुओं को हानि पहुंचा देता है। इसीलिए अधिक गर्म इस्त्री करने से रेशम का रंग खराब हो जाता है। धूप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सनलाइट। अधिक गर्म धूप या गर्म हवा से रेशम का तंतु कमज़ोर तथा बदरंग हो जाता है, और जो सफ़ेद रेशम होती है उसमें पीलापन आ जाता है। सफाई तथा धुलाई, क्लीनिंग एंड वॉशेबिलिटी। रेशमी वस्त्रों की सतह समतल तथा चिकनी होने के कारण इस पर जल्दी से मिट्टी नहीं जमती। गंदा होने पर इसको शुष्क धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग से साफ किया जा सकता है। अगर गीली धुलाई करनी है तो हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गीली अवस्था में सिल्क थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। और गीले कपड़ों को, रेशमी गीले कपड़ों को कभी निचोड़ना नहीं चाहिए, और बल्कि हल्के हाथ में दबाकर पानी निकालना चाहिए। वातावरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस। समय के साथ साथ रेशम के कपड़े खराब होने लगते हैं। इनको अधिक समय तक संग्रह करके रखने से इनके तंतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं तथा कमज़ोर हो जाते हैं, और जो भारी किए गए रेशम के वस्त्र अपने मोड़ने वाले स्थान से जहाँ तह की गई हुई होती है, या जरी वाले वस्त्र जरी वाले स्थान से ज़्यादा समय तक संग्रह करने पर फटने लगते हैं। रेशम के वस्त्रों को वायु तथा प्रकाश से बचा कर रखने से इनका अधिक समय तक संग्रह किया जा सकता है। इसके लिए इन्हें पॉलीथीन की थैलियों में या मलमल के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। आपने देखा होगा अपनी मदर को कि उन्होंने अपनी रेशमी साड़ियाँ जो हैं मलमल के कपड़े में लपेट कर रखी होती हैं, ताकि वो उनको लंबे समय तक संग्रह कर सकें। अब हम पढ़ते हैं रेशम की रासायनिक विशेषताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क।
फर्स्ट, अम्लों का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ एसिड्स। कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे सिरका आदि का सिल्क पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता। हल्के खनिज अम्ल, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स से रेशम में चमक आ जाती है, किंतु अगर तेज खनिज अम्लों का से रेशम कुछ ही देर में इसका तंतु सिकुड़ जाता है और इसकी चमक समाप्त हो जाती है। और ज़्यादा देर तक अगर तेज खनिज अम्लों में रेशम के कपड़े को भिगो कर रखने से रेशम गल सकती है। क्षारों का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ अल्कलीज। तेज क्षार जैसे कास्टिक सोडा के ठंडे घोल से सिल्क की चमक समाप्त हो जाती है। गर्म घोल से रेशम के तंतु गल जाते हैं, किंतु अगर हल्के क्षारों जैसे कि बोरेक्स या अमोनिया का रेशम पर हानिकारक प्रभाव नहीं होता। विरंजकों का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ ब्लीचेस। क्लोरीन युक्त विरंजक रेशम के तंतु को नष्ट कर देते हैं। हल्के ऑक्सीकारक विरंजक यानी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा पोटेशियम परमैंगनेट आदि का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इसलिए क्लोरीन युक्त विरंजक तो रेशम के तंतु को नष्ट कर देते हैं, किंतु हल्के ऑक्सीकारक विरंजकों का आसानी से सिल्क पर प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, रंजकों के प्रति सादृश्यता, एफिनिटी फॉर कलर्स। रंजकों या डाइस के प्रति सिल्क की बहुत सादृश्यता है। इस पर सभी प्रकार के रंगों अर्थात अम्लीय, क्षारीय तथा प्रत्यक्ष रंगों का प्रयोग बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है। तो सिल्क पर एसिड डाइज, बेसिक डाइज एंड डायरेक्ट डाइज का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। रेशम पर रंग बड़ी जल्दी तथा बड़ा पक्का चढ़ता है। धोने या शुष्क धुलाई से हल्का नहीं पड़ता। आपने देखा होगा रेशमी वस्त्र बड़े ही अच्छे रंगों में मिलते हैं और अच्छी चमक वाले होते हैं, ब्राइट कलर्स आते हैं उस पर। कीड़ों तथा फफूंदी का प्रभाव। रेशमी कपड़ों को अगर संभाल कर न रखा जाए तो कीड़ा इन पर आक्रमण कर सकता है। इन कपड़ों पर फफूंदी प्रायः नहीं लगती, किंतु अगर नमी वाले स्थान पर रखी जाएं तो उन पर फफूंदी लग सकती है। पसीने का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ पर्स्पिरेशन। पसीने से रेशमी वस्त्रों का रंग खराब हो जाता है, इन पर धब्बे पड़ जाते हैं और अधिक समय तक पसीना लगा रहने से कपड़ा गल भी सकता है। आपने अपनी मम्मी के ब्लाउज़ देखे होंगे, रेशमी साड़ियों के जो रेशमी ब्लाउज़ हैं वे बगलों से पसीना आकर उनका रंग वहाँ से खराब हो जाता है। और अगर ज़्यादा बार पहने गए हैं और ज़्यादा पसीना आया है तो आपने देखा होगा वहाँ पर कपड़ा गल भी जाता है। नाउ यूजेस ऑफ सिल्क। सिल्क की रेशम की उपयोगिता। सिल्क क्योंकि कोमल, आकर्षक तथा चमकदार होता है, इसलिए रेशमी वस्त्र देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए इनका प्रयोग साड़ी, सूट, कुर्ते, रुमाल, स्कार्फ आदि बनाने के लिए किया जाता है। रेशमी वस्त्रों में लचक होने के कारण इनमें सलवटें नहीं पड़ती, इसलिए ये वस्त्र शादी, पार्टी, फंक्शन आदि में पहने हुए अच्छे लगते हैं।